हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं। तो एनसीईआरटी से नोट्स बनाते समय हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट्स, आप जब किसी बुक को आपने सेलेक्ट किया और आप उसको पढ़ रहे हैं और आप उसका नोट्स बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट्स ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपने इससे पहले कभी एक बार भी उस बुक को नहीं रीड किया है तो आपको जल्दबाजी नहीं करना। आप नोट्स बनाते समय जल्दबाजी से बचें, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते समय जल्दबाजी करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे, जो आवश्यक पॉइंट्स होंगे, वो आपसे छूट जाएंगे। क्योंकि अभी आपका कुछ इस बुक को पढ़ने के समय कोई अनुभव नहीं है, तो इसलिए आप अगर फर्स्ट टाइम इस बुक को रीड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा स्लो करना, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और जब आपकी एक बेसिक समझ आपकी बन जाएगी तो फिर आप इसको थोड़ा सा अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब आप बुक पढ़ें, आप किसी टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते समय आप जल्दबाजी ना करें। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, उसको आपको धीमे धीमे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने इस बुक को सेलेक्ट किया और इसमें से अपने ये बुक है भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरद शर्मा की बुक, आपने इस बुक को सेलेक्ट किया और इसमें आपने पहला टॉपिक आपने उठाया है। जो पहला टॉपिक है मानव विकास पूरा पसाड़ युग। तो आप देख रहे होंगे ये जो पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत कुछ हेडिंग्स लिखे गए, क्योंकि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंतर्गत कुछ सब हेडिंग्स होते हैं, तो आपको उसी सब हेडिंग्स को पढ़ना रहता है और सब हेडिंग्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको उसमें से निकालने पड़ते हैं। आप उसको समरी के रूप में अपनी नोट्स में रखते हैं। तो पहला पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है, जल्दबाजी करने से बचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, मानव विकास पूरा पसाड़ युग, तो आप इसकी 1 रीडिंग करें, 2 रीडिंग करें, 3 रीडिंग करें। तो 3 रीडिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसके साथ रखें। जब भी आप किसी बुक को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बुक के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रखना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इस बुक की 1 रीडिंग करें, 2 रीडिंग करें, 3 रीडिंग करें। 3 रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे ना बने, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर से आप इस चैप्टर पे आ जाओ जिस टॉपिक को आपने पढ़ना शुरू किया था। आप फिर से आप इसकी 1 रीडिंग करो, हो सके तो आप अगर 2 रीडिंग करना चाहे 2 रीडिंग करें। तो जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद जब आप इसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपका जो पढ़ने का जो एंगल होगा वो बदल जाएगा। तो आप उस जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उससे आपको कुछ एंगल पता चलेगा कि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप किस एंगल से पढ़ें। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने से पहले जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा और जब आप उसके बाद पढ़ने जा रहे हो, यानी जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अब आपने सॉल्व कर लिया, अब आप इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो तो आपका एंगल बदल जाएगा। यही प्रक्रिया आप 1 बार 2 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका एंगल चेंज हो जाएगा और फाइनली आपका एक ऐसा एंगल डेवलप होगा जो यूपीएससी की डिमांड होती है, जो यूपीएससी का अप्रोच है, जिस अप्रोच से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आप उसी अप्रोच में सेट हो जाएंगे। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसी अप्रोच से उसमें से कोई पॉइंट जो फैक्ट है आप उसमें से कलेक्ट कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करोगे, वैसे वैसे आपका जो पढ़ने का एंगल होगा वो आपका चेंज होता जाएगा। यानी आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपका वो एंगल सेट हो जाएगा, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे और आप उसमें से वो फैक्ट कलेक्ट कर पाएंगे जो यूपीएससी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इस चैप्टर के जो हमने नोट्स बनाए हैं। अब अगर आप देखें तो इस चैप्टर्स में लगभग 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6, 7, लगभग अगर आप देखें तो इसमें 7 पेज हैं और इस 7 पेज के नोट्स को हमने जो है 7 पेज का ये चैप्टर है और इसको हमने 2 पेज में कन्वर्ट किया है। ये देखिए 2 पेज में कन्वर्ट किया और थोड़ा सा और इसमें से आया है, यानी लगभग ये थोड़ा सा इतना पॉइंट से ये इतना है। ठीक है ना। तो मान के चलिए लगभग 2 पेज में कवर हुआ, क्योंकि हमने थोड़ा सा इस जो वर्ड है ताकि कैमरे में अच्छे से आए, इसलिए मैं वर्ड को थोड़ा सा बड़ा लिखा है। तो अगर आप वर्ड को थोड़ा सा, शब्द को थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे तो ये 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो है 7 पेज को
बुक में 7 पेज दिया गया था और उसको हमने 2 पेज में कन्वर्ट कर लिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, पढ़ते समय अगर आप नोट्स बना लें तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम 1 महीने का बचेगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो आपके माइंड में रहेगा कभी उतनी पूरी बुक रिवाइज करनी है। और जब आपने अगर उसको समरी के रूप में आपने उस बुक को पढ़ने के बाद एक बार आपने नोट्स बना लिए हैं तो आपको लगेगा कि हमें बहुत ही कम रिवीजन करना है, तो आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, आपका समय बचेगा, आप कम समय में अधिक बार रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए जो हमने इस चैप्टर को इस 7 पेज को पढ़ करके 2 पेज का नोट्स हमने बनाया है। तो इसके बाद हमने अपना जो 4th अटैम्प्ट IAS का दिया था, 5th दिया था और 6th, तो 4th 5th 6th अटैम्प्ट दिया था। जब भी इसमें अगर इस चैप्टर से इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया था तो मेरा गलत नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ 4th 5th और 6th अटैम्प्ट पढ़ने के बाद जितने भी हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, जैसे विजन IAS का टेस्ट सीरीज हो गया, दृष्टि का टेस्ट सीरीज हो गया, जितने भी हमने मार्केट से टेस्ट सीरीज लाए थे और सॉल्व किए थे, उसमें से किसी भी अगर इस चैप्टर से अगर NCERT के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। ठीक है ना। तो ये अप्रोच कैसे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बुक को हमने कम से कम, ये जो बुक है रामसर सर में, कम से कम हमने 10 से 12 बार पढ़ी है, और 10 से 12 बार पढ़ी, और कम से कम हमने 12 से 13 बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया है। 12 से 13 बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, और टेस्ट सीरीज को भी हमने कम से कम 10 से 12 बार सॉल्व किया है। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ही ये अप्रोच डेवलप हो पाई, जिससे ये नोट्स मैं बना पाया, और इससे मेरे क्वेश्चन जो है, अगर जितने भी टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व किए किसी भी कोचिंग के, अगर इस NCERT के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए, सभी क्वेश्चन मेरे क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये भी अप्रोच आप भी सीख पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे पहला चैप्टर है मानव विकास पूरा पछाड़ियों को, तो इसकी पहली सब हेडिंग है मानव के अफ्रीकी पूर्वज। तो जब आप किसी हेडिंग को पढ़ें तो जब आप कोई हेडिंग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और उस कीवर्ड्स के बारे में कुछ बातें कही जाती है। तो आप पाएंगे कुछ कीवर्ड्स होंगे जिसके बारे में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कहा जाएगा। तो आप देखें कि उस हेडिंग में जिस कीवर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, तो वो बात 1 पॉइंट में हो सकती है, 2 पॉइंट हो सकती है, 3 पॉइंट्स में हो सकती है। तो जिस कीवर्ड के बारे में बात होती है उस कीवर्ड्स को आप रेड पेन से अंडरलाइन कर ले। तो देखिए इस हेडिंग में जो पहला कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो पहला कीवर्ड धरती के भूपटल के विकास का चरण। तो पहला कीवर्ड क्या है, धरती के भूपटल के विकास का चरण। तो इसको कितने चरण में डिवाइड किया गया है, 4 चरण में डिवाइड किया गया है। तो इस 4 चरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है वो क्या है, क्वाटरनरी, जिसको क्या कहते हैं, चतुर्भाग कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, और इस जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है क्वाटरनरी, तो इसको हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया रेड पेन से, क्यों, और इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी को क्या बोलते हैं, चौथे चरण को। तो ये जो धरती के भूपटल के विकास के 4 चरण है, इस 4 चरण में जो चौथा चरण है, चौथे चरण को क्या कहा जाता है, क्वाटरनरी कहा जाता है। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि धरती के भूपटल के विकास का जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण को किस नाम से जाना जाता है, तो चौथे चरण को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्वाटरनरी के बारे में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट कहा गया है, कुछ और बातें कही जा रही हैं कि क्वाटरनरी युग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है क्या, नवयुग, जिसको क्या बोलते हैं, हिमयुग, और इसके साथ ही साथ देखिए मैं इसकी अवधि को भी सामने लोकेट कर दिया, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जान पाते हैं कि कौन सा इवेंट किस डेट में हुआ था। तो अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखें क्वाटरनरी को अब 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, यानी नवयुग और हिमयुग, और इसकी जो अवधि मैं इसके सामने लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए अभिनव युग, इसका दूसरा पार्ट क्या है, क्वाटरनरी का अभिनव युग है, जिसको हम देखिए इसके सामने इसकी डेट भी हमने लोकेट मेंशन कर दी है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नवयुग और जो अभिनव युग है ये किसका पार्ट है, इट इज़ किसका पार्ट है, तो क्वाटरनरी का पार्ट है। तो इस क्वाटरनरी के जो 2 पार्ट है, जो दो युग है, एक नवयुग और जो अभिनव युग है, इस क्वाटरनरी को 2 युग में डिवाइड किया जाता है। क्वाटरनरी को कितने युग में डिवाइड किया जाता है, 2 युग, नवयुग और अभिनव युग। तो ये दोनों कीवर्ड्स प्रश्न में डाल सकते हैं, और आंसर में क्या हो सकता है, क्वाटरनरी। तो अब देखिए इस हेडिंग में इस कीवर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, क्वाटरनरी के बारे में, और क्वाटरनरी को 2 युग में डिवाइड किया गया, एक नवयुग है और क्या है, अभिनव युग है। क्लियर है। तो यही अप्रोच आपको अप्लाई करना है कि किसके बारे में बात कही जा रही है और कितने पॉइंट में बात की जा रही है। तो जितने पॉइंट में बात की जा रही है और वो पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उसके साइड में क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए इसमें जब मैं पढ़ा तो इसमें एक कीवर्ड्स मुझको क्या मिला, होमिनिड्स। अब देखिए होमिनिड्स के बारे में हमने जो है कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे नोट किए। देखिए एक कीवर्ड्स इसके कार्यकाल के बारे में, एक कीवर्ड्स इस होमिनिड्स कीवर्ड्स के बारे में जो पहला पॉइंट है इसकी अवधि क्या है, और दूसरा पॉइंट इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी अवधि पे और इसकी लोकेशन पे होमिनिड्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो जैसे अब देखिए इसके बारे में हमने क्या लिखा, होमिनिड्स के बारे में, मनुष्य के कई प्रकार। तो आपसे अगर पूछता है कि होमिनिड्स निम्नलिखित में
अगर आपको प्रश्न बनाता है कि होमिनिड्स निम्नलिखित में से किसको, प्रश्न बनता है कि होमिनिड्स निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है, मनुष्य के कई प्रकार को, तो उसमें और कुछ भी ऑप्शन गलत सही गलत डाल सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन क्या होगा होमिनिड्स का, मनुष्य के कई प्रकार। तो अब यही अप्रोच आपको अपनाना है कि जो हेडिंग आप पढ़ो उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको नोट करना है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है तो साइड में आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो इसका अगला कीवर्ड्स है, अगला कीवर्ड्स क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में देखिए कितने पॉइंट कहे जा रहे हैं, 1 2 3 और फिर देखिए 4 और फिर क्या 5, फिर देखिए 6 और फिर 7। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और फिर क्या है 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट और फिर 7 पॉइंट कहे गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे 7 एंगल से प्रश्न बन सकता है, 7 एंगल से प्रश्न बन सकता है। तो जैसे पहला एंगल क्या पूछ सकता है कि मानव जीवन के विकास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव जीवन के विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी तो कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, लंगूर, और दूसरा एंगल आपको इससे क्या आपसे पूछ सकता है कि लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं किसमें पाई जाती है, लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं, लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं, तो पाई जाती है किसमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में पाई जाती है। तो ये अप्रोच आप देख सकते हैं कि अभी जो इसके बारे में इस कीवर्ड्स के बारे में जो बातें कही गई हैं ये हमने इसको साइड में नोट कर लिया है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं उसको प्रश्न बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिए अगर आपसे पूछता है कि आदि मानव किसे कहते हैं, आदि मानव किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदि मानव को संदर्भित करता है, निम्नलिखित में से कौन आदि मानव को संदर्भित करता है, तो कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन आदि मानव को संदर्भित करता है, जिसमें ऑप्शन दे देता है क्वाटरनरी, होमिनिड्स दे देता है और भी कुछ ऑप्शन दे सकता है, उसमें से एक ऑप्शन क्या देता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो किसको कहते हैं आदि मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा है कि हमने इस हेडिंग को जब पढ़ा तो उस हेडिंग में से उस हेडिंग के बारे में, उस कीवर्ड्स के जब हमने उस हेडिंग को पढ़ा उस हेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिसके बारे में बार बार कुछ बातें कही जा रही थी, उस बात को, उस पॉइंट्स को हमने क्या किया, लोकेट कर दिया। तो इस हेडिंग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट किए गए, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को लेकर के 7 एंगल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 7 एंगल से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। लेकिन शुरू में आपका बेसिक बहुत आपकी बहुत बेसिक अच्छी नहीं होती, इसलिए आप शुरू में जब पढ़ते हैं शुरू से तो आप ये जान नहीं पाते हैं कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सा कीवर्ड है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एक टॉपिक को पढ़ें, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ें। इस प्रक्रिया को बार बार जैसे आप जारी रखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि किस कीवर्ड्स के बारे में बात कही जा रही है और उसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो आप जान पाओगे कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखें एक कीवर्ड्स है होमो हैबिलिस। अब आप देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में एक कीवर्ड्स कहा गया है कि इसका जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका जो आकार होता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का जो आकार होता था लगभग कितना होता था, 400 घन सेंटीमीटर। अब इस यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड्स है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बारे में भी कितने कीवर्ड्स में बात की जा रही है, 1 हो गया, 2 हो गया और फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया इसकी विशेषता, और इसका जो एक है 6 मस्तिष्क का आकार। तो आप देखें होमो हैबिलिस के मस्तिष्क का आकार जो कितना है 500 से 700 घन सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं इधर अगर आप देखें तो ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसके मस्तिष्क का आकार कितना है 400 घन सेंटीमीटर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है और ऑप्शन में 2 पॉइंट देता है, एक ये ऑप्शन दे देता है और दूसरा ऑप्शन में क्या देता है, होमो हैबिलिस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क बड़ा है, निम्नलिखित में से किसके मस्तिष्क का आकार बड़ा है, तो 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है आपको क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा ऑप्शन क्या देता है, होमो हैबिलिस। तो किसके मस्तिष्क का आकार बड़ा है, होमो हैबिलिस के मस्तिष्क का आकार बड़ा है। तो अब आप देखें तो आपको इसके मस्तिष्क के आकार का जो एंगल है ये भी आपको पता होना चाहिए किसके मस्तिष्क के आकार का एंगल बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गया। अब आप देख रहे हैं होमो हैबिलिस को भी कितने कीवर्ड, 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स में डिवाइड किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि होमो हैबिलिस से भी 6 एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं, होमो हैबिलिस से भी 6 एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं और कंपैरिजन करके तुलना करके बन सकते हैं इसके पिछले कीवर्ड जो पिछला आपने हेडिंग पढ़ा इससे तुलना करके बन सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जब आप 2 हेडिंग पढ़ रहे हो, एक हेडिंग आपने पढ़ा, फिर आपने एक कीवर्ड्स आपने पढ़ा, फिर आप दूसरा कीवर्ड्स पढ़ रहे हो, तो दोनों कीवर्ड्स में कौन समानता के पॉइंट है और कौन असमानता के पॉइंट्स है, तो कंपैरिजन करके पढ़ो। ये भी एक अप्रोच आपको डेवलप करना है, नोट्स बनाने से कंपैरिजन करके देखो, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो जैसे
क्वेश्चन के जो पूछने के तरीके वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे अधिकांश क्वेश्चन कंपैरिजन पे रहते हैं, तो आपको कंपैरिजन का भी एंगल अपनाना है, कंपैरिजन के एंगल्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब कंपैरिजन क्या कर सकता है, मस्तिष्क के आकार, इसके मस्तिष्क का आकार और फिर होमो हाबिलिस के मस्तिष्क का जो आकार है, इससे कंपैरिजन करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, होमो इरेक्ट्स। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, होमो इरेक्ट्स है। तो होमो इरेक्ट्स के बारे में कुछ बातें कही जा रही है। देखो पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है, फिर दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है, फिर तीसरा पॉइंट इसके मस्तिष्क के आकार के बारे में कहा जा रहा है, जो क्या है काफ़ी मजबूत होता था। फिर उसके बाद देखिए आगे चल करके देखिए एक पॉइंट इसके लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, फिर इसके औजार में कौन कौन से औजार इसके साथ पाए गए हैं, फिर एक पॉइंट और इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि अब ये दो जो कीवर्ड्स है होमो इरेक्ट्स, तो होमो इरेक्ट्स के जो कीवर्ड्स है होमो इरेक्ट्स, इसके बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात की जा रही है, 1 2 3 और फिर क्या हो गया 4 5 और फिर क्या हो गया 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि होमो इरेक्ट्स से भी 6 एंगल से क्वेश्चन बनने के चांस है। और आपको देखना जब होमो इरेक्ट्स आप पढ़ रहे और उसके पहले जो आपने कीवर्ड्स पढ़े, अब आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन से पॉइंट कंपैरिजन, यानी किस पॉइंट में आप तुलना कर सकते हो। तो आपने देखा कि जैसे उसके खोपड़ी के आकार को लेकर के, किसकी खोपड़ी का आकार बड़ा है, तो इसको आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक कीवर्ड्स आ रहा है, अब इसमें एक कीवर्ड्स आपको क्या दिख रहा है, होमो सैपियंस दिख रहा है। तो होमो सैपियंस के बारे में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट में बात की गई है। होमो सैपियंस के बारे में कितने पॉइंट में बात की गई है, 4 पॉइंट्स में बात की गई है होमो सैपियंस। अब तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो होमो सैपियंस। कौन बुद्धिमान है, होमो सैपियंस। तो ऑप्शन में डाल सकता है क्या, होमो सैपियंस ऑप्शन में हो गया। और इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे ये ऑप्शन में डाल दिया होमो इरेक्ट्स। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान है, तो ऑप्शन में क्या है, पहला होमो हाबिलिस। दूसरा ऑप्शन क्या पूछ सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान प्रणाली है, तो पहला ऑप्शन होगा होमो हाबिलिस, दूसरा हो गया होमो इरेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, होमो सैपियंस। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, होमो सैपियंस होगा, क्योंकि आपने बताया कि होमो सैपियंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यही अप्रोच आपको अपनाना है। जो भी कीवर्ड्स आप जो भी हेडिंग पढ़े उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स के उस कीवर्ड्स के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उस कीवर्ड्स को लिख करके साइड में उसके बारे में पॉइंट मेंशन कर दो, ठीक है ना। अब देखिए एक जो नेक्स्ट हेडिंग है भारत के प्रारंभिक मानव। तो भारत के प्रारंभिक मानव के बारे में अब जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी में पहला जो हेडिंग हमको मिला भारत के प्रारंभिक मानव, जब इसको हमने पढ़ा तो इसमें से हमने क्या किया, उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को निकालने का प्रयास किया जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, आप देख रहे होंगे प्राचीन खोपड़ी के जीवाश्म। तो प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म कहाँ पे पाए गए, भारत और पाकिस्तान। कहाँ पे पाया गया प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म, भारत के प्रारंभिक मानव। तो भारत के प्रारंभिक मानव पहला कीवर्ड से प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म कहाँ पे पाए गए, भारत और पाकिस्तान तक फैली शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, जो रामपिथिकस और शिवपिथिकस। रामपिथिकस और शिवपिथिकस क्या है, ये प्राचीनतम खोपड़ी के नाम है। तो ये जो प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान में पाए गए हैं इसी का नाम क्या होता है, रामपिथिकस। इसी को क्या बोलते हैं, रामपिथिकस बोलते हैं और क्या बोलते हैं, शिवपिथिकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल क्या है कि भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में जो है इसके साक्ष्य पाए गए हैं प्राचीन खोपड़ी के, तो वो क्या है, मध्य प्रदेश के हथनौरा में। कहाँ पे, नर्मदा की मध्य घाटी में पाए गए हैं। और इसको किसके रूप में मान्यता प्राप्त की गई है, किसके रूप में इसको मान्यता दिया गया, होमो सैपियंस के रूप में देखो मान्यता दिया गया। हमने ब्रैकेट में बता भी दिया कि देखो इसके बारे में जो बताया जा रहा है कहाँ पे पाया गया है, इस लोकेशन पे। और उसके बाद इसको किस रूप में मान्यता दी गई है, होमो सैपियंस के रूप में मान्यता इसको प्राप्त है। अभी देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक इस उपमहाद्वीप में होमो सैपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। अब देखिए इस सबसे इंपॉर्टेंट की ओर आप ये भी देखिए, जो पॉइंट आपको, जैसे आपने यहाँ पे कह रहे हो कि मध्य प्रदेश के हथनौरा की नर्मदा की मध्य घाटी में क्या पाया जा रहा है, खोपड़ी की खोज हुई है। और इस खोपड़ी को किसके रूप में मान्यता दी जा रही है, होमो सैपियंस के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इस खोपड़ी को किसके रूप में मान्यता दी गई, होमो सैपियंस के रूप में। लेकिन ये ध्यान रखें, ये पाया नहीं गया कि होमो सैपियंस यहाँ पे पाया गया है, इसको होमो सैपियंस के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ विशेषताएं इसमें पाई गई जिसके आधार पर उसको होमो सैपियंस के रूप में मान्यता दी गई, जो कि यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब नोट के माध्यम से यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है कि इसका मतलब नहीं, यहाँ पे देखो क्या है कि अब तक इस उपमहाद्वीप में होमो सैपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। ध्यान रखिएगा, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में होमो सैपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। हाँ, खोपड़ी के होमिनिड खोपड़ी की खोज हुई है, होमिनिड खोपड़ी की खोज हुई है, लेकिन इसको होमो सैपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, ना कि ये होमो सैपियंस यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अब तक इस महाद्वीप में होमो सैपियंस का अवशेष कहीं नहीं मिले। तो आपको लग रहा है कि जो पॉइंट आप जब पढ़ रहे, जो आपको लग रहा है कि जो पॉइंट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है उसको नोट के रूप में लिख ले, ताकि वो पॉइंट आपके माइंड में फीड रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट, एक एंगल ये भी कहा गया है।
तो आप देख रहे हैं कि इस हेडिंग में आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इस हेडिंग में अगर आप देखें तो पहला पॉइंट 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल, तो 4 पॉइंट्स के बारे में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हो कि इस हेडिंग से 4 एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार हो अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पूरा पसाड़ी के चरण। तो इसमें इसके लोअर है, मध्य अपर है, तो इसकी डेट को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए जब आप पूरा पसाड़ी के चरण को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी लोकेशन यानी कहाँ पे पाया गया है, ये कहाँ पे पाया गया है पूरा पसाड़ी के चरण में। और कैसे आपको पता चलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्योर, तो आपको हमने बताया 2 सोर्स। पहला सोर्स जो सबसे ज़्यादा फॉलो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद दूसरा सोर्स क्या है, टेस्ट सीरीज। इन दोनों को जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तब आपका जो पढ़ने का तरीका वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो पाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ते समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, तभी आप जान पाएंगे कौन सा एरिया है जो यूपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होमो जो पूरा पसाड़ युग के चरण है, तो इसमें कारकाल हो गया, लोअर हो गया, मध्य हो गया, अपर, तो इसकी अवधि के बारे में तो यहाँ पे लौट गया है। उसके बाद इसके लोकेशंस यानी पूरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरा पसाड़ युग के चरण, पूरा पसाड़ युग के लक्षण कहाँ पे पाए जाते हैं, पूरा पसाड़ युग के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए हैं, पूरा पसाड़ युग के साक्ष्य कहाँ पे पाए गए। तो लोकेशन है महाराष्ट्र के बोरी में, पंजाब के सोन नदी में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के दुधवाना में, महाराष्ट्र के चिल्की निवासा में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाए गए। और इसकी कुछ विशेषताएं कि क्या करते थे, भोजन जमा करने वाले मनुष्य थे, मुख्य औजार इनके क्या, पत्ती, बर्छी, बर्मा, खुरचन, जो किसका बना होता है, पत्थर का बना होता था। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जो बचा हुआ, अब आप देखें जो इसकी 2 हेडिंग लास्ट में, एक है मध्य पसाड़ युग, जो कि इसके बारे में क्या कहा जाएगा हमने ब्रेकर में बता देते, देखो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसका 1 एंगल हो गया, अवधि, लोकेशन हो गया, मुख्य औजार हो गए। तो अब देखिए इसके 4 एंगल है, तो इसके 4 एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अब देखिए मध्य पसाड़ युग में एक नया क्या हो रहा है, शिकारी तो पहले से थे, पहले शिकार करते थे, लेकिन अब एक नया हो रहा है मध्य पसाड़ युग में, एक नया क्या हो रहा है, पशुपालक। मध्य पसाड़ युग में की नई शुरुआत क्या हो रही है, पशुपालन, यानी मध्य पसाड़ युग के लोग पशुपालन भी करने लगे। ठीक है ना। एक नई शुरुआत मध्य पसाड़ युग में क्या हो रहा है, पशुपालन हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखें लास्ट हेडिंग जो इस चैप्टर का है, पूरा पसाड़ युग में कला। तो पूरा पसाड़ युग में कला, तो कला में जो होता है आप क्या पढ़ते हैं कि आप जो देखिए इसके साक्ष्य कहाँ पे, इसके साक्ष्य कहाँ पे पाए गए, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, जहाँ पे पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई, जो गुफा है वहाँ पे जो चट्टानी है उस पर देखिए चित्रित चट्टानी आश्रय जैसे पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण किया गया। वहाँ पे इस प्रकार के चित्रण किए गए जैसे जैसे ये लोग शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, पक्षियों का जो शिकार करते थे, पक्षियों और पशुओं का जो शिकार करते थे, तो और मनुष्य के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसका चित्र बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या करते थे, ये भोजन संग्राहक थे, मतलब पशुओं को मारते थे, फिर उसके भोजन को कलेक्ट करते थे, कई दिनों तक उसको क्या करते, खाते थे। और एक चीज़ और है, एक चीज़ देखो यहाँ पे नोट करके बताया, अनाज पर बैठने वाले 25 शुरुआती चित्रों में नहीं है, शुरुआती नोट में बता दिया। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनाज पर बैठने वाले यानी मध्य पसाड़ काल के युग में अनाज पर बैठने वाले 25 शुरुआती चित्रों में नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अभी मध्य पसाड़ काल में अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे बताया अनाज पर बैठने वाले 25 शुरुआती चित्रों में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी हमें कोई अनाज के साक्ष्य नहीं मिले। इसका मतलब ये हो कि मध्य पसाड़ युग में अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा, मध्य पसाड़ युग में अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा। प्रथम बार अनाज का उत्पादन किस युग में होता है, नवपसाड़ काल में। तो मैं जब दूसरा पार्ट बताऊंगा नोट्स कैसे बनाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो आप देख रहे हैं आपने क्या पाया, तो आप फाइनली आप क्या यहाँ से सीख सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं कि जब आप देखेंगे एक चैप्टर होगा तो उस चैप्टर के कुछ सब हेडिंग्स होंगे, तो आपको जब उस चैप्टर के सब हेडिंग्स को आप पढ़ेंगे तो 1 रीडिंग करेंगे, 2 रीडिंग करेंगे, 3 रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व कर लेंगे फिर आप उस बुक को पढ़ेंगे, तो जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने का एंगल चेंज हो जाएगा। यानी आप जिस एग्जाम, आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो आप उसी अप्रोच से आप पढ़ना उसको शुरू कर देंगे। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो आप फाइनली क्या कर सकते हो कि जब आप सब हेडिंग पढ़ोगे तो उस सब हेडिंग्स में आप किसकी तलाश करोगे, आप उस सब हेडिंग्स में उस कीवर्ड्स की तलाश करोगे जिसके बारे में उसमें बार बार कहा जा रहा है। तो हो सकता है उसके बारे में 1 पॉइंट कहा जा रहा है, हो सकता है उसके बारे में 2 पॉइंट कहा जा रहा है, हो सकता है उसके बारे में 3 पॉइंट कहा जा रहा है, हो सकता है उसके बारे में 4 पॉइंट कहा जा रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे तो जब 1 बार 2 बार 3 4 रीडिंग करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे किसके बारे में उसमें बात हो रही है। तो जिस कीवर्ड्स के बारे में बात हो रही है, जिस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, उस पॉइंट को रेड पेन से नोट कर लें और उसके बारे में जितनी बात हो रही है, जितनी बातें कही जा रही है उसको साइड में नोट कर लें। ये ध्यान रखें उसके बारे में जो बातें कही जा रही वही पॉइंट्स प्रश्न के रूप में आपके सम्मुख आ सकता है। तो जब आप अच्छे से कवर किए रहेंगे हाँ ये बातें इसके बारे में कही जा रही है, तो आपके आंसर जो है सही होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे।
तो फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको ये करना है कि जब भी आप कोई सब हेडिंग्स पढ़े तो आपको क्या ध्यान देना है कि उसमें उस सब हेडिंग्स में, उस हेडिंग में किसके बारे में बात की जा रही है, किस कीवर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। जिस कीवर्ड्स के बारे में बात की जा रही है उस कीवर्ड्स को रेड पेन से अंडरलाइन कर लें और उसके बारे में जितने पॉइंट्स कहे जा रहे हैं उस पॉइंट को साइड साइड में लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7 पॉइंट कहे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कीवर्ड्स है इसके बारे में 7 पॉइंट कहा जा रहा है। तो इस पे इसको लेकर के कितने एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, 7 एंगल से क्वेश्चन बन सकता है। तो यही अप्रोच आपको पढ़ते समय बुक को लगानी है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब आप थैंक यू एवरीवन। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है।